हेलो साथियों, नमस्कार। पॉलिटेक्निक पाठशाला 3.0 में आप सभी का स्वागत है। आज मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 11 हम आपको पढ़ाएंगे, जिसमें हम आपको ये बताएंगे कि कंट्रोलिंग टार्क जो है कितने तरीके से डेवलप किया जा सकता है, कितने मेथड हैं उसके डेवलप करने के। पहला मेथड है उसका स्प्रिंग कंट्रोल मेथड, दूसरा मेथड है आपका ग्रेविटी कंट्रोल मेथड। स्प्रिंग के द्वारा कंट्रोलिंग टार्क क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। स्टूडेंट्स, कंट्रोलिंग टार्क और डिफ्लेक्टिंग टार्क के बारे में बहुत अच्छे तरीके से हमने पिछले लेक्चर में बताया था। जिसको नहीं समझ में आ रहा है कंट्रोलिंग टार्क क्या होता है, वो लेक्चर अपना देखेगा तो उसमें समझ में आ जाएगा, जो पिछला लेक्चर है। ठीक है, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। ठीक है, सभी लेक्चर्स जो है आएंगे और समय से आपका सिलेबस ख़त्म होगा, इसके लिए टेंशन ना लें। तो कंट्रोलिंग टार्क जो होता है दो तरीके से क्या किया जाता है, डेवलप किया जाता है। एक स्प्रिंग कंट्रोल और एक ग्रेविटी कंट्रोल होता है। अब यदि स्प्रिंग कंट्रोलिंग किसी मतलब मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में, कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें अगर हम स्प्रिंग कंट्रोल यूज कर रहे हैं, मतलब उसमें स्प्रिंग मतलब कंट्रोलिंग टार्क डेवलप करने के लिए हम उसमें क्या यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग अगर यूज कर रहे हैं तो वो स्प्रिंग किस चीज का होना चाहिए, फास्फर ब्रांच का होना चाहिए। क्या होना चाहिए, फास्फर ब्रांच का होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा जेई के एग्जाम में, TG2 के एग्जाम में ज़्यादातर क्या किया जाता है, ये पूछा जाता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट इसमें यही है कि ये स्प्रिंग किसकी बनी होनी चाहिए, फास्फर ब्रांच की होनी चाहिए या फिर कांस्टेंटन की होनी चाहिए। ज़्यादातर फास्फर ब्रांच की बनाई जाती हैं, कांस्टेंटन उसके बाद आता है। ठीक है, और स्प्रिंग के अंदर क्या क्वालिटी होनी चाहिए, स्टिफनेस हाई होना चाहिए। इसका स्टिफनेस मतलब कठोरता मतलब स्प्रिंग आपका क्या होना चाहिए, काफी ज्यादा कठोर होना चाहिए। इसके अंदर एक गुण होना चाहिए कि जो स्प्रिंग होता है वो काफी ज्यादा क्या होता है, कठोर होता है, मतलब कठोरता इसके अंदर ज्यादा होनी चाहिए। तो स्प्रिंग कंट्रोल में ये किसका बना होना चाहिए, फास्फर ब्रांच का बना होना चाहिए। और स्प्रिंग के अंदर एक क्वालिटी होनी चाहिए कि ये स्टिफनेस होना चाहिए, इसका स्टिफनेस हाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए, हाई, मतलब बहुत ज़्यादा कठोर होना चाहिए। अब बात आती है कि जो स्प्रिंग होता है ये नॉन मैग्नेटिक होता है, मतलब ये मैग्नेटिक नहीं होना चाहिए, मतलब ये मैग्नेटिक मटेरियल नहीं होना चाहिए। जो स्प्रिंग है ये मैग्नेटिक मटेरियल का नहीं होना चाहिए, कुल मिला के ये कहने का मतलब है। बट क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग होनी चाहिए, मतलब इसमें करंट क्या कर सके, फ्लो कर सके। इसमें करंट क्या कर सके, फ्लो कर सके। जैसे पीतल है, वो मैग्नेटिक मटेरियल नहीं है लेकिन क्या है, कंडक्टिंग है। समझ में आया। तो उसी प्रकार ये फास्फर ब्रांच भी होता है, नॉन मैग्नेटिक होता है बट कंडक्टिंग होता है, मतलब इसमें करंट फ्लो करेगी। समझ में आया, इसमें करंट क्या करेगी, फ्लो करेगी, लेकिन ये मैग्नेटिक नहीं होगी। मतलब किसी भी तरीके से इसमें मैग्नेटिक कोई भी मैग्नेट इसमें डेवलप नहीं होगा। समझ में आया। तो ये नॉन मैग्नेटिक है बट क्या है, कंडक्टिंग। स्प्रिंग फास्फर ब्रांच की होनी चाहिए, इसका स्टिफनेस हाई होना चाहिए और यह नॉन मैग्नेटिक होनी चाहिए बट कंडक्टिंग होनी चाहिए। बट क्या होनी चाहिए, कंडक्टिंग, जिससे इसमें करंट आसानी के साथ क्या कर सके, फ्लो कर सके। स्प्रिंग कंट्रोल यूज करने से स्केल हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म होता है। स्केल क्या होता है, यूनिफॉर्म, मतलब एक समान, या फिर आप कह सकते हैं लीनियर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर आप किसी भी इंस्ट्रूमेंट में स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, अगर स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम आप क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में उसका स्केल क्या होगा, लीनियर होगा या फिर यूनिफॉर्म होगा। यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब है, यूनिफॉर्म होने का क्या मतलब, जैसे हमारा ये स्केल है तो इस स्केल पर निशान जो है बराबर दूरी पर होंगे। निशान जो होंगे वो किस दूरी पर होंगे, बराबर दूरी पर होंगे। तो अगर स्केल पर निशान बराबर दूरी पर है, स्केल पर निशान, ये जो निशान है, समझ में आया, ये निशान अगर बराबर दूरी पर है तो स्केल यूनिफॉर्म होगा। क्या होगा, यूनिफॉर्म, या फिर क्या होगा आपका, लीनियर होगा, लीनियर होगा। समझ में आया। तो कहने का मतलब है कि स्प्रिंग कंट्रोल जिसमें यूज किया जाएगा उसका स्केल लीनियर होगा या फिर क्या होगा, यूनिफॉर्म होगा। आप इस तरीके से उसे क्या कर सकते हैं, बोल सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब होता यह है कि मान लीजिए ये हमारा स्प्रिंग कंट्रोल है,
तो इसके यूज करने से स्केल हमारा क्या होता है, यूनिफॉर्म या फिर क्या होता है, लीनियर होता है। स्प्रिंग जो होता है ना, इसकी रेजिस्टिविटी, इसकी एक रेजिस्टिविटी होती है, प्रतिरोधकता, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी आपकी क्या होती है, हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोधकता। आपको पढ़ाया गया था प्रतिरोधकता के बारे में, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में हमने आपको पढ़ाया था, बहुत अच्छे तरीके से इसके बारे में बताया था। प्रतिरोधकता जो होती है किन चीज़ों पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पर डिपेंड करती है और मटेरियल के नेचर पर डिपेंड करती है। मटेरियल पर आप कह सकते हैं कि मटेरियल पर क्या करती है, डिपेंड करती है। ये मटेरियल पर डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे क्या करती है, डिपेंड करती है। बाकी किसी चीज़ों पर भी निर्भर नहीं करती है। ये दो चीज़ों पर क्या करती है, निर्भर करती है। तो कहने का मतलब यह है कि जो रेजिस्टिविटी होती है वो कम होनी चाहिए। स्प्रिंग भाई कंडक्टिंग होना चाहिए ना, जो स्प्रिंग है वो क्या होना चाहिए, कंडक्टिंग। इसका मतलब उसकी रेजिस्टिविटी कम होनी चाहिए। रेजिस्टिविटी कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा, जिससे करंट उसमें ज़्यादा फ्लो हो सके। समझ में आया। अब उसके बाद इसका प्रतिरोध ताप गुणांक कम होना चाहिए। प्रतिरोध ताप गुणांक, प्रतिरोध ताप गुणांक को किससे डिनोट करते हैं, प्रतिरोध ताप गुणांक को किससे डिनोट करते हैं, अल्फा से। टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस के नाम से इसे हम क्या करते हैं, जानते हैं। प्रतिरोध ताप गुणांक हमने आपको बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पढ़ाया है, उसमें हमने आपको बताया है कि प्रतिरोध ताप गुणांक जो होता है ये बताता है कि किसी मटेरियल का टेम्परेचर जो है चेंज करने से उसके रेजिस्टेंस में कितना परिवर्तन होता है। अगर टेम्परेचर चेंज करने से रेजिस्टेंस में 0 परिवर्तन हो रहा है तो इसका मतलब है कि उसका अल्फा क्या होगा, 0 होगा। समझ में आया। यदि टेम्परेचर चेंज करने से उसका अल्फा क्या हो, उसके रेजिस्टेंस बढ़ रहे हैं, यदि टेम्परेचर चेंज करने से स्प्रिंग का रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो उसका अल्फा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यदि टेम्परेचर चेंज करने से उसका रेजिस्टेंस घटेगा तो अल्फा क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। समझ में आया। तो लेकिन ऐसा तो है नहीं, स्प्रिंग हमारा क्या है, कंडक्टिंग है, तो इसका अल्फा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन होना क्या चाहिए, स्प्रिंग का अल्फा होना क्या चाहिए, स्प्रिंग का अल्फा लगभग 0 होना चाहिए। मतलब टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस उसका लगभग क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मतलब टेम्परेचर पे वो डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मतलब टेम्परेचर में थोड़ा वेरिएशन हो तो उसकी रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होनी चाहिए या फिर उसका रेजिस्टेंस चेंज नहीं होना चाहिए। समझ, 0 परिवर्तन होना चाहिए। अगर अल्फा जो है बहुत ज़्यादा होगा, पॉजिटिव होगा, तो क्या होगा, रेजिस्टेंस चेंज होगा, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट में रीडिंग में एरर क्या हो जाएगा, डेवलप हो जाएगा। समझ में आया। इस वजह से स्प्रिंग के जो प्रतिरोध ताप गुणांक है वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। जिस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग स्प्रिंग यूज करते हैं, समझ में आया, जिस इंस्ट्रूमेंट में हम लोग स्प्रिंग यूज करते हैं उस इंस्ट्रूमेंट को किसी भी पोजीशन पर रखकर हम यूज कर सकते हैं। लेटा के यूज कर सकते हैं, खड़ा करके यूज कर सकते हैं, किसी भी पोजीशन पर रख करके हम इसे क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। समझ में आया। स्प्रिंग के यूज करने से कंट्रोलिंग टार्क डिफ्लेक्शन एंगल के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल के सीधे समानुपाती होने का मतलब क्या है, अगर जैसे हम स्प्रिंग यूज कर रहे हैं, अगर हम क्या यूज कर रहे हैं, स्प्रिंग यूज कर रहे हैं, तो स्प्रिंग के केस में ये हमारा क्या है, पॉइंटर है। तो यहाँ पर ये हमारा स्केल है और ये हमारा क्या है, पॉइंटर है। पॉइंटर पहले हमारा 0 पोजीशन पे था, अब ये जब डिफ्लेक्ट करेगा तो पहले यहाँ पे था, पॉइंटर यहाँ पे पहुँच गया। तो बताइए इसके बीच का जो एंगल होता है उसे थीटा बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल। क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन एंगल बोलते हैं। समझ में आया। तो अगर स्प्रिंग कंट्रोल हम यूज कर रहे हैं तो स्प्रिंग कंट्रोल के केस में क्या होता है कि ये जो डिफ्लेक्शन एंगल होता है, कंट्रोलिंग टार्क इस डिफ्लेक्शन एंगल के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात TC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। थीटा क्या है, डिफ्लेक्शन एंगल है। समझ में आया। डिफ्लेक्शन एंगल के सीधे समानुपाती होने के कारण ही इसका स्केल क्या होता है, लीनियर और यूनिफॉर्म होता है। समझ में आया। स्प्रिंग का स्टिफनेस क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, और स्प्रिंग में जो है फाटिग कम होना चाहिए। फाटिग, समझ में आया। फाटिग का मतलब यह है थकान। फाटिग का मतलब क्या है, थकान। तो स्प्रिंग में थकान क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। ठीक है। तो ये रहा कंट्रोलिंग टार्क के बारे में। तो कंट्रोलिंग टार्क जो होता है हमारा स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम से डेवलप किया जाता है।
स्प्रिंग कंट्रोल यूज करने से कंट्रोलिंग टार्क हमारा क्या होता है, डेवलप होता है। इससे स्केल हमारा लीनियर होता है, ठीक है। ये इसका एडवांटेज है, जो स्प्रिंग कंट्रोल यूज करने से स्केल लीनियर हो रहा है, इसका क्या है, एडवांटेज है। स्प्रिंग हार्ड होनी चाहिए, कठोर होनी चाहिए। अब बात आती है ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम की। तो ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम में हम क्या करते हैं, इसे बहुत कम यूज करते हैं। हालांकि ये क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। ये क्या पड़ता है, सस्ता पड़ता है। और दूसरा इसमें क्या होता है, देखिए इसमें क्या है, इसमें ये है कि अगर टेम्परेचर हम इंक्रीज करते हैं, अगर हम टेम्परेचर क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। स्प्रिंग का रेजिस्टेंस चेंज हो जाता है थोड़ा बहुत, जिसकी वजह से एरर क्या हो जाता है, डेवलप हो जाता है। लेकिन ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम में ऐसा कुछ नहीं है। बस आपको सिर्फ ये जानना है तो बहुत ज़्यादा डिटेल इसके बारे में, लेकिन बहुत ज़्यादा डिटेल आपको जानना नहीं है, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा हाई लेवल पढ़ना नहीं है। ये ग्रेविटी कंट्रोल सिस्टम हम लोग बहुत कम ही यूज करते हैं, बहुत ही कम यूज करते हैं। हम ज़्यादातर स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम को ही क्या करते हैं, यूज करते हैं। ये क्या होता है, सस्ता होता है। इसमें कोई भी एजिंग इफेक्ट नहीं होती है, एजिंग इफेक्ट नहीं होता है। इसमें फाटिग भी नहीं, इसमें कोई थकान नहीं होता है, फाटिग, इसमें कोई थकान नहीं, इसमें नो फाटिग, समझ में आया। इसमें एजिंग इफेक्ट नहीं होता है। इसे लंबे समय तक इंस्ट्रूमेंट को हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट को हम लंबे समय तक क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। और ये जो ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट है, इस इंस्ट्रूमेंट को केवल और केवल हम कैसे यूज कर सकते हैं, वर्टिकल पोजीशन पे रख के ही हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, अगर ग्रेविटी कंट्रोल इंस्ट्रूमेंट है। समझ में आया। ऐसे होता है ग्रेविटी कंट्रोल, उसमें दो वेट होते हैं, 90 डिग्री पर एक वेट ये होता है, एक वेट ये होता है। इसके बारे में बहुत ज़्यादा डिटेल जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे बुकों में इसके बारे में बहुत कम दिया है। हालांकि हम जानते तो हैं, लेकिन इसको जानने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। सबसे ज़्यादा हम उसी को क्या करते हैं, पढ़ते हैं, और वही ज़्यादातर क्या किया जाता है, यूज किया जाता है, ठीक है। और इसी में क्या लगा होता है, हमारा पॉइंटर लगा होता है, और ये ऐसे क्या करता है, मूव करता है, तो ये भी ऊपर जाता है, और ये क्या आता है, नीचे आता है, ठीक है। तो किसी भी, इसे क्या करता है, इस मेथड के यूज करने से इंस्ट्रूमेंट को किसी भी पोजीशन पर रखकर यूज नहीं कर सकते हैं। यूज यहाँ पे नहीं होगा, नहीं कर सकते हैं। कैसे, क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें क्या, ये ग्रेविटी कंट्रोल है, इसमें दो वेट है। समझ में आया। इसे हॉरिजॉन्टल पोजीशन पर रखकर नहीं यूज कर सकते हैं, केवल और केवल वर्टिकल पोजीशन पर रख के क्या कर सकते हैं, हम यूज कर सकते हैं। इसके यूज से स्केल नॉन यूनिफॉर्म होता है। इसके यूज से स्केल हमारा जो होता है वो क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है। जैसे स्केल होता है ना, नॉन यूनिफॉर्म का मतलब है कि इस पर जो निशान होंगे, इस पे जो निशान होंगे शुरुआत में सघन होंगे, शुरुआत में क्या होंगे, सघन होंगे, और बाद में क्या होंगे, विरल होंगे। ये क्या है, नॉन यूनिफॉर्म स्केल, नॉन यूनिफॉर्म स्केल। ये हमारा क्या है, पॉइंटर है। ये हमारा क्या है, पॉइंटर है। तो स्केल शुरू में सघन होते हैं और बाद में क्या होते हैं, विरल होते हैं। समझ में आया। तो ग्रेविटी कंट्रोल यूज करने से इंस्ट्रूमेंट में जो स्केल होता है वो शुरू में क्या होता है, उस पर जो निशान होते हैं शुरू में सघन होते हैं और बाद में क्या होते हैं, आपका विरल होता है, ठीक है। तो इसके यूज से स्केल हमारा नॉन यूनिफॉर्म या फिर नॉन लीनियर होता है, क्योंकि इसमें कंट्रोलिंग टार्क जो होता है डिफ्लेक्शन एंगल के साइन के सीधे समानुपाती होता है। क्या होता है, डिफ्लेक्शन एंगल के साइन के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। डिफ्लेक्शन एंगल के साइन के सीधे क्या होता है, समानुपाती होता है। अब कैसे, जैसे मान लीजिए हमारा स्केल है, यहाँ पर पहले हमारा पॉइंटर था, अब पॉइंटर घूम के कहाँ पर चला गया, यहाँ पे चला गया, तो बताइए इसके बीच थीटा एंगल बनेगा कि नहीं। तो ये जो थीटा है, ये थीटा का साइन लेंगे और साइन के सीधे समानुपाती हमारा क्या होगा, कंट्रोलिंग टार्क होगा, साइन थीटा के सीधे समानुपाती। यही कारण है कि स्केल जो है क्या है, नॉन यूनिफॉर्म है। नॉन यूनिफॉर्म है मतलब नॉन लीनियर है। नॉन यूनिफॉर्म को आप नॉन लीनियर के नाम से भी क्या कर सकते हैं, जान सकते हैं। साइन थीटा होने से शुरू में क्या है, सघन है, और बाद में निशान क्या है, विरल है। समझ में आया।
अर्थात स्केल जो है स्टार्ट में क्या होता है, सघन होता है तथा बाद में क्या होता है, विरल होता है। इसके यूज से इंस्ट्रूमेंट को केवल वर्टिकल पोजीशन पर रख के क्या किया जा सकता है, यूज किया जा सकता है। नो फाटिग, इसमें कोई फाटिग नहीं होता है, टेम्परेचर का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है और ये क्या होता है, सस्ता होता है। ठीक है, इसमें आप इतना ही लिखेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। और साथियों ये मेजरमेंट का लेक्चर नंबर 11 है, जिसमें हमने आपको एक कंट्रोलिंग तार के बारे में डिस्कस कर दिया है। आप लोग जो बोर्ड पे लिखा गया था उसे अच्छे तरीके से लिख लीजिएगा, इससे ज़्यादा इसमें जानने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या चीज़ मेन इम्पॉर्टेंट है वो सारी चीज़ें आगे आपको पढ़ाई जाएंगी और बताई भी जाएंगी, क्या आप पढ़ के जाइए। ठीक है, धन्यवाद।